और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्प्रिंग हेल्डिंग। स्प्रिंग हेल्डिंग का मतलब होता है कि भाई आप बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपना ऑडियो चेक करिए। आप चैट में टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी सर, आप आ रही होगी आपको आवाज। नहीं। सर जो ये प्रोग्राम था 4 नंबर का सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ये दूसरे ब्राउजर में ओपन किया तो भी वही दिखा रहा प्लस प्लस। ये सीरीज क्या है सर, ये बता दीजिए। मैंने आपसे कहा था ब्राउजर में ओपन तब करना है जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। हाँ जी, ब्राउज डाउनलोड करके ही मैंने क्रोम पे किया, भी उसमें भी सेम ही दिखा रहा है। ये ऐसे ही। ओके सर, ये आप कर लीजिए सर एक बार। ठीक है। ओके सर। तो स्प्रिंग हैंडलिंग का पर्पज होता है कि आप जो भी स्प्रिंग पर काम करते हैं, आप उस स्प्रिंग पर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग पर आप लोअर केस अपर केस का फीचर यूज कर सकते हैं। आप स्प्रिंग को सर्च कर सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर और भी चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हैं। तो स्प्रिंग हैंडलिंग में हमें कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड मेथड्स हैं जो हमें दिए गए। तो कौन कौन से मेथड्स हैं उनको एक बार देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो हम स्प्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे अ, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई भी स्प्रिंग है, लाइक S1, और यहाँ मैंने लिखा, मान लीजिए ड्यूकेट इंडिया। अब मैं चाहता हूँ इस स्प्रिंग के सारे करेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे या सारे करेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे मेथड्स हैं वो कैसे यूज करने हैं उसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और स्ट्रिंग है मेरे पास S2, और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने ऐसे को। अब अगर आप कहते हो कि मैं किसी स्प्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा, अपर केस में कन्वर्ट करूंगा, तो ऐसा करने के लिए स्प्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स दिए गए हैं। अब एक तो टर्म मैंने आपको बोला था फंक्शन। तो पाइथन के अंदर फंक्शन होते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना, आईडी फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होते हैं। ये सब फंक्शन है जो हमने अभी तक सुने हैं और यूज भी करे हैं। और भी फंक्शन है इस तरह के। ठीक है। और एक होता है हमारा जो आज हम सुनने जा रहे हैं, ये तो हो गए फंक्शन। एक टर्म होता है हमारा मेथड्स। जो मेथड होते हैं वो इसी तरह से लगते हैं देखने में, लेकिन वो स्पेसिफिक होते हैं किसी टाइप के। मेथड का मतलब है स्पेसिफिक टू टाइप। जैसे अगर आपसे कहा जाए अपर, लोअर, इस तरह के हमारे मेथड्स हैं कुछ। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक इंटीजर है x = 10, तो प्रिंट फंक्शन से आप इसे प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है y = 10.5, तो प्रिंट फ्लोट को भी प्रिंट कर देगा। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है
तो आप प्रिंट से स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। इट मीन्स ये जो प्रिंट फंक्शन है ये किसी एक टाइप के स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आईडी फंक्शन एड्रेस ला के देता है। अब चाहे आप इंटीजर का एड्रेस निकलवाओ, चाहे फ्लोट का निकलवाओ, चाहे स्ट्रिंग का निकलवाओ। तो फंक्शन का मतलब होता है जो किसी स्पेसिफिक नहीं होते टाइप, नॉट स्पेसिफिक टू ए टाइप। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, क्या इन तीनों को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या इंटीजर का लोअर केस अपर केस बनता है? क्या फ्लोट का लोअर केस अपर केस बनेगा? नहीं। तो अब अगर मैं आपको लोअर और अपर नाम के रेडीमेड फंक्शन दे दूं तो वो फंक्शन शब्द सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक है। किसके स्पेसिफिक है? हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ही लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा फंक्शनलिटी जो किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ही बनाई गई है उसको पाइथन में क्या बोलते हैं? मेथड। और ऐसी फंक्शनलिटी जो हर किसी के साथ यूज हो सकती है उसे हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे? अपर एक मेथड है, लोअर एक मेथड है। तो जब भी मेथड शब्द बोला जाएगा तो उसका टाइप भी बताया जाएगा कि किस टाइप का मेथड। तो फिलहाल हम बात करते हैं स्ट्रिंग। तो अब किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें एक सिंटैक्स दिया गया, और वो सिंटैक्स है कि जिस टाइप के वेरिएबल पर आप मेथड कॉल करना चाहते हैं उसका नाम, मान लीजिए S1, डॉट लगाएंगे और मेथड, जो भी स्ट्रिंग का मेथड आप यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए लिख दिया मैंने अपर। तो ये सिंटैक्स क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ S1 की जो स्ट्रिंग होगी सिर्फ उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। बाकी और जो स्ट्रिंग प्रोग्राम में है S2 S3 और भी हो सकती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ S1 अपर केस में कन्वर्ट हुआ। और अगर आप S2 को भी अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? S2 डॉट अपर, ऐसे करके आपको S2 के ऊपर भी अपर मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम S1 डॉट अपर, S2 डॉट अपर करने के बाद अगर फिर से हम S1 और S2 को प्रिंट कराएंगे तो आप आउटपुट में कोई चेंज नहीं देखेंगे। ना S1 अपर केस में कन्वर्ट होगा, ना S2 अपर केस में कन्वर्ट होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल शब्द का मतलब मैंने बताया था आपके लिए, जो ना बदले। तो अगर आप स्ट्रिंग पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऐसा करने से एक नई कॉपी क्रिएट होती है मेमोरी के अंदर, और वो नई कॉपी आपको वापस दी जाती है। आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तब जाके आप उसका यूज कर सकते। तो अब इस मेथड से S1 की एक कॉपी बनी और उस कॉपी को अपर केस में बनाया गया होगा। अब वो कॉपी मेमोरी में तो है, लेकिन आपके पास तब आएगी जब आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट अस सपोज एस, तो S3 वेरिएबल में S1 की कॉपी आई है, अपर केस बन गया। इसी तरह से S2 स्ट्रिंग पर जब आप अपर मेथड कॉल करते हैं तो एक नई कॉपी क्रिएट होती है, और वो नई कॉपी हमारा मान लीजिए S4 वेरिएबल में। तो अब अगर मैं यहाँ पर S3 और S4 को प्रिंट करता हूँ तो फिर आपका चेंज नजर आएंगे। तो हमेशा याद रखेंगे स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं उनको जब हम यूज करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो एक नई कॉपी बना देते हैं, और उस कॉपी पर वो ऑपरेशन हो चुका होगा जो आपने करवाया है, ठीक है। अब हम ऐसा भी कर सकते थे इस काम के लिए, हम ऐसे भी कर सकते थे कि
S1 डॉट अपर, इससे क्या होगा, अपर केस में एक नई कॉपी बनेगी S1 की। अब मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सीधे प्रिंट फंक्शन में यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होगा कि जो अपर केस की कॉपी बनकर आई है वो सीधे प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। लेकिन नुकसान ये होगा कि आगे के प्रोग्राम में अगर उस अपर केस का यूज करना हो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रिंट के अंदर से भी इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और उसका एक ही फायदा होता है कि एक लाइन बच जाती है। नुकसान ये होता है कि फिर वो स्ट्रिंग जो सीधे प्रिंट हो गई, रिजल्ट वाली जो स्ट्रिंग आई थी, अब वो आगे के प्रोग्राम में कभी यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने उसे वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रखा। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग के मेथड को कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। जिस स्ट्रिंग वेरिएबल पर वो मेथड कॉल करना है उसका नाम डॉट, उसके बाद मेथड का नाम। ठीक। अब मैं किसी एक स्ट्रिंग के साथ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। मैं दो स्ट्रिंग अब नहीं ले रहा, एक ही स्ट्रिंग के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस तरह से अपर नाम का मेथड है उसी तरह से क्या और होना चाहिए, लोअर नाम का मेथड भी होना चाहिए। लोअर मेथड, लोअर मेथड क्या करता है हमारा, जिस स्ट्रिंग पर कॉल करेंगे उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट कर देगा शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि एक नई कॉपी बनाएगा, है ना। तो एक्चुअल वाला कन्वर्ट नहीं होता है, एक नई कॉपी बनती है हमारे। अब हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है स्वैप केस। स्वैप केस मेथड क्या करता है, जो पहले से लोअर में था उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और जो अपर केस में था उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये जो टी है ये कैपिटल हो जाएगा, ये सी लोअर हो जाएगा। एक और है हमारा जिसका नाम है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मेथड क्या करता है, जिस स्ट्रिंग पे कॉल किया जाता है उस स्ट्रिंग का जो सबसे पहला करेक्टर है सिर्फ उसको कैपिटल करेगा, और बाकी जितने करेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे ड्यूकेट इंडिया में डी कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बोलते हैं कैपिटलाइज। तो अपर और कैपिटलाइज में डिफरेंस ये होता है कि अपर केस में सारे करेक्टर अपर केस में आते हैं, कैपिटलाइज में सिर्फ पहला करेक्टर कैपिटल होता है और बाकी सबको लोअर केस में होना होता है। ठीक है? एक और है हमारा इसी तरह से जिसका नाम है टाइटल। टाइटल मेथड क्या करता है, टाइटल मेथड एक स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स आते हैं हर वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल करता है। जैसे इसमें दो वर्ड आ रहे हैं ड्यूकेट और इंडिया,
तो वर्ड की पहचान कैसे करता है ये? स्पेस आने पर या न्यू लाइन आने पर क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। तो हर वर्ड का पहला कैपिटल होगा, ड्यूकेट का डी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, और बाकी सब लोअर। स्ट्रिंग में अगर आप कुछ मैच करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, पाइथन इज ए सिंपल लैंग्वेज। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, क्या इसमें हमारा ऑन आता है? कहीं पर ऑन यार। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप किसी सब स्ट्रिंग को मैच करना चाहते हैं कि वो आती है कि नहीं आती है, तो आप कैसे मैच करेंगे? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। स्ट्रिंग मैच करने के तीन तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है? इन नाम का एक कीवर्ड होता है। इन कीवर्ड का यूज करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो इन कीवर्ड क्या कहता है कि मेरे लेफ्ट में वो सब स्ट्रिंग लिखी है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं या मैच करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऑन, मैं ऑन को सर्च करना चाहता हूँ। इन राइट हैंड साइड में वो स्ट्रिंग लिखी है जिसमें सर्च करना चाहते हैं, तो एस। तो इसका मतलब हो गया ऑन इन एस। क्या ऑन एस का मेंबर है? इनका मतलब होता है मेंबर, ठीक है। तो अगर है तो ये हमें ट्रू देगा, नहीं तो हमें क्या देगा? ये फॉल्स। जो इन है ये हमारा सर्चिंग वाला काम करता है। सर्चिंग का मतलब है जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं वो सब स्ट्रिंग क्या इस स्ट्रिंग का पार्ट है? अगर पार्ट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब बताओ इसमें कहीं ऑन आता है? अरे आ नहीं रहा है, पाइथन में ऑन नहीं आ रहा है। कहीं भी लगा सब स्ट्रिंग का मतलब होता है लगातार करेक्टर का आना, कहीं भी आए उसका फर्क नहीं है। सब स्ट्रिंग टी एच भी है, सब स्ट्रिंग पाई टी एच भी है, सब स्ट्रिंग स्पेस आई भी है, कोई भी लगातार करेक्टर का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? सर वन। हाँ सेकंड फ्लोर में यही है। सेकंड फ्लोर पे किस टेक्नोलॉजी के लाए हैं? क्या आना चाहिए इसका आंसर? अब अगर आपसे कहा जाए एज, क्या एज सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में है? है। लैंग्वेज में देखो एज आ रहा है। एल जी, क्या एल जी सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग का पार्ट है? अब ऐसे मत कहना सर एल ये आ रहा है और जी ये आ रहा है।
लगातार, यानी कि इसी ऑर्डर में क्या एल और जी कभी एक साथ आए या नहीं, तो ये क्या देगा, फॉल्स। अब कभी कभी क्या होता है, मुझे किसी सब स्प्रिंग को मैच करना होता है, लेकिन वो स्प्रिंग के एंड में करना होता है। अगर वो स्प्रिंग के एंड में मैच हो रही है सब स्प्रिंग, तभी मुझे ट्रू चाहिए। जैसे मेरे पास मान लीजिए किसी इमेज का नाम है, किसी इमेज का नाम है, और मैं चाहता हूं कि वो इमेज डॉट पीएनजी एक्सटेंशन की हो, तभी मैं आगे उस पर काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मान लीजिए इमेज मैंने यहाँ लिख दी एबीसी डॉट पीएनजी। अब कैसे मैं किसी भी इमेज का लास्ट मैच कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक मेथड है, स्ट्रिंग के ऊपर कॉल करेंगे एंड्स विद। एंड्स विद मेथड में मुझे अपनी सब स्ट्रिंग पास करनी है, मैंने कर दिया डॉट पीएनजी। इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग अगर एंड होती है इन चार करेक्टर से, तो मैच माना जाएगा और ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। तो मैं इफ एल्स के साथ यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट जेपीजी लगा दूं, तो ये इमेज एंड नहीं होती है, नहीं, इमेज तो एक नाम है, वैसे तो एक स्ट्रिंग ही है, तो इस बार क्या देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग के एंड के करेक्टर को मैच करने के लिए एंड्स विद का यूज किया जाता है। जो इन होता है वो कहीं पर भी मैच होगा, ट्रू देगा। हम चाहते हैं नहीं, सिर्फ एंड ही हमारा मैच होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का। एंड के कितने करेक्टर मैच होने चाहिए वो आप बताना ना सब स्ट्रिंग में। एंड के चार करेक्टर ये होने चाहिए एज इट इज। तो जिस तरह से एंड विद है, उसी तरह से एक और होना चाहिए, क्या, स्टार्ट्स विद। किसी भी स्ट्रिंग को मैं मैच करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास किसी वेबसाइट का यूआरएल है, किसी वेबसाइट का यूआरएल है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर abc.com, बताओ ये सही है गलत है। यूआरएल किससे स्टार्ट होता है, HTTP, सबसे पहले HTTP आएगा। तो अगर आप किसी से यूआरएल मांग रहे हैं, तो पहले तो आप चेक करो वो यूआरएल है भी या नहीं है। तो है भी या नहीं है कि कई पैरामीटर होंगे। पहला कि भाई वो HTTP से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसके बाद देखो कि वो अवेलेबल इंटरनेट पर है या नहीं। तो अभी हम अवेलेबल है या नहीं वो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस ये देख रहे हैं कि हम बेसिक नेचर चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूआरएल हो भी सकता है। तो अब किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में आप कुछ मैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मेथड हमारा, स्टार्ट विद। स्टार्ट विद मेथड आपसे पूछता है कि बताओ जिस स्ट्रिंग पर आप इसे कॉल कर रहे हैं वो किससे देखें, किससे स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो सब स्ट्रिंग आप यहाँ पास कर देते हैं, यहाँ पर लिख दिया है HTTP। तो अगर ये वाली स्ट्रिंग स्टार्ट के चार करेक्टर यही हैं, तो हमारा ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो भाई अपना आप इफ एल्स में लगाएं या आप प्रिंट करा लें, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो जनरली हम इफ एल्स के साथ यूज करेंगे इन चीजों का।
तीन तरह से स्प्रिंग को हम मैच कर पा रहे हैं। स्प्रिंग के अंदर सब स्प्रिंग को मैच कर पा रहे हैं। पहला हो गया इन का यूज करके सब स्प्रिंग मैच करना, कहीं पर भी सब स्प्रिंग हो मैच हो जाएगी। एक होता है एंड्स विद, सब स्प्रिंग एंड में मैच होगी। एक होता है स्टार्ट्स विद, सब स्प्रिंग आपकी स्टार्टिंग मैच होगी। और अगर मुझे एग्जैक्ट मैच कराना हो तो किसी भी स्प्रिंग को दूसरी स्प्रिंग से मैच करना है, सब स्प्रिंग से नहीं करना। जैसे आप जब लॉगिन करते होगे फेसबुक पर, जीमेल पर, तो आपकी ईमेल आईडी मैच होती होगी, एग्जैक्ट मैच होती होगी, उसका पोर्शन नहीं मैच होता हो। तो अगर मुझे स्प्रिंग को एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए डबल इक्वल ऑपरेटर जैसे आज तक यूज करते आ रहे थे, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर इंडिया। अब मैं मैच करना चाहता हूँ कि ये जो एस है, क्या ये बराबर है इंडिया के। डबल इक्वल ऑपरेटर से हम किसी स्ट्रिंग को कंप्लीटली मैच कर, अगर ये स्ट्रिंग में जो कंटेंट है वो इसके बराबर है, पार्ट नहीं है, सब स्ट्रिंग नहीं, इसी के बराबर हो तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने चार कंपैरिजन करने के तरीके बताए हैं, ये सारे के सारे केस सेंसिटिव है। अब ये फॉल्स है क्योंकि आपके एस में जो स्प्रिंग है उसमें आई लोअर केस में है, और जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, कैपिटल वाली आई के साथ। तो ये फॉल्स आएगा, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो स्ट्रिंग हमेशा केस सेंसिटिव होती है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और मैं लिखा यहाँ पर स्पेस विराट स्पेस कोहली स्पेस, किसी भी स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग और लास्ट के स्पेस हैं इन्हें मैं हटाना चाहता हूँ। मिडिल वाले स्पेसेस जितने भी हैं उनको नहीं हटाना चाहता। ऐसा करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, जिस स्ट्रिंग पे कॉल किया जाता है उस स्ट्रिंग में जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देता है, या शुरुआत के और आखिर के जो स्पेसेस आएंगे उनको रिमूव कर देगा। और अगेन जब भी मैं ऐसा कहता हूँ कि ये ऐसा कर देगा, डेट मीन्स एक नई कॉपी बनेगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं होंगे। तो आप उसे या तो एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे या फिर आप उसे सीधे अपना रिजल्ट को प्रिंट कर, तो मैं अभी प्रिंट कर ले रहा हूँ। शुरू के स्पेस और लास्ट के स्पेस हट गए। और अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के स्पेसेस हटाना चाहते हैं तो एल स्क्रिप्ट, एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस को हटाना है, राइट साइड वाले को नहीं हटाना। एल स्क्रिप्ट लेफ्ट वाला हटा देगा, राइट वाला नहीं हटाएगा, राइट में स्पेस अभी भी है। और अब मुझे सिर्फ राइट वाला स्पेस हटाना है, लेफ्ट वाला नहीं हटाना है। बताओ क्या होना चाहिए, आर स्क्रिप्ट। तो राइट वाला हट गया, अब राइट में स्पेस नहीं है, बट लेफ्ट में अभी भी है। अब अब अगर मुझे
किसी स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्लेस करना है एक दूसरे करेक्टर से। मैं चाहता हूँ इस पूरी स्ट्रिंग में जहां पर आई है वहां पर जे आ जाए। तो ऐसा करने के लिए रिप्लेस नाम से मेथड है। जिस स्ट्रिंग पर रिप्लेस मेथड कॉल करेंगे बताना पड़ेगा आपको पुराना आई, पुराना करेक्टर, और नया करेक्टर क्या लगाना है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में जहां भी आई आएगा उसकी जगह पर क्या कर दिया जाएगा, जे। लेकिन ऐसा करके एक नई स्ट्रिंग बनेगी। अब आप जब ये पढ़ रहे थे, इससे शुरू के और लास्ट के स्पेस हटते हैं, इससे सिर्फ शुरू के हटते हैं, इससे सिर्फ लास्ट के हटते हैं। अगर कोई बोले सर मुझे सारे हटाने हैं, तो सारे हटाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है। अगर मैं स्पेस को रिप्लेस कर दूं एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो इस स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आपको फील क्या आएगा कि सर जितने स्पेस थे जहां पे जो भी था सारे हटे। किसी भी स्ट्रिंग से सारे स्पेस हटाने के लिए सबसे ट्रिकी तरीका हो गया रिप्लेस मेथड। आप यूज करिए और उसमें ओल्ड करेक्टर जिसको रिप्लेस करना है वो स्पेस डाल दीजिए, और न्यू करेक्टर जिससे रिप्लेस करना है वो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दीजिए। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का पर्पस क्या होता है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है। फिर समझेंगे, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन का इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है। मैं एक एग्जांपल के साथ इसकी नीड बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाइए, दो नंबर यूजर से इनपुट कराइए और उन दोनों का एडिशन कराइए। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले यूजर से दो नंबर इनपुट कर लेते हैं, और उसके बाद a+b। ये प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ इंटरफेसिंग की है। जिस इंसान ने प्रोग्राम बनाया वही इंसान इस प्रोग्राम को रन करा रहा है, तो उसको पता है कि ये किस बात का रिजल्ट है, इन दो नंबर के एडिशन का। लेकिन अगर प्रोग्राम बनाने वाला इंसान अलग है और प्रोग्राम को रन कराने वाला इंसान अलग है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का क्या करा गया है। छोटे नंबर हैं तो गैस कर लेगा तो 5 और 7 को जोड़ा गया होगा। अगर बड़े नंबर होंगे तो वो गैस भी क्यों करेगा। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या दिखा रहे हो आप। तो आप बेटर क्या होता, मैं बताता हूँ बेटर क्या होता। चाहे छोटे नंबर है चाहे बड़े नंबर है, बेटर होता आप ऐसे लिखते, एडिशन ऑफ 4 and 6 = 10। बेटर। अब प्रोग्राम रन कराने वाला अगर एक दूसरा इंसान भी है तो उसे पता है कि आउटपुट किस चीज का आ रहा है। तो आप जब भी अपने प्रोग्राम की इंटरफेसिंग करते हैं, इंटरफेसिंग का मतलब होता है यूजर को कुछ दिखाते हैं, तो यूजर को प्रॉपर मैनर में आप चीजों को बताएं।
अब सोचिए आप एटीएम में कार्ड एंटर कराते हैं और वहां पर कुछ भी लिख कर ना आए, तो आप क्या एंटर करोगे? पिन नंबर एंटर करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, क्या एंटर करोगे? क्या पता क्या करोगे। तो आपको प्रॉपर मैसेजिंग करनी चाहिए, है ना। आपको लिखना चाहिए एंटर योर पिन, या एंटर योर मोबाइल नंबर, या एंटर योर दिस। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में बताते हैं योर अवेलेबल बैलेंस इज दिस। अब वो ये ना लिखें योर अवेलेबल बैलेंस, सिर्फ नंबर लिख के दिखा दें, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बेटर है रीडेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब मैंने इस बेटर रीडेबिलिटी के लिए प्रिंट के अंदर लिख दिया ऐसे करके, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस। यही तो कह रहे थे, लेकिन ये तो सर एज इट इज प्रिंट हो गया। हम जो सोच रहे थे वो सही था, लेकिन उस सोच को कोड में कन्वर्ट करना सही गलत हो गया। जो हम सोचते हैं उसका कोड बनाना पड़ेगा, और उस कोड को बनाने के लिए सिंटैक्स दिया जाता है। हमारा सिंटैक्स गलत, सही होता तो आउटपुट आ जाता, और क्यों गलत है ये समझना है। पाइथन का रूल होता है कि स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो करेक्टर माना जाएगा, कभी भी वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा। आप सोच रहे थे ये वेरिएबल माना जाएगा, ये वेरिएबल माना जाएगा और इनकी वैल्यू पुट हो जाएंगे, इसको एक्सप्रेशन माना जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। अब आप अपने ब्रेन से ये पूछिए कि अगर आप यहाँ पर इसको वेरिएबल मानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं मानना चाहते हैं? यहाँ पर भी तो ए लिखा है, तो ऐसे तो पूरी स्ट्रिंग में जहां भी ए लिखा होगा ए को वेरिएबल मानना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो सिर्फ यहाँ पर माना जाए, बाकी और जगह पर ना माना जाए। तो पाइथन ने इसके लिए एक सबसे आसान तरीका बताया। आप अपनी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग एफ प्रीफिक्स से करिए। एफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या कहलाता है? शुरुआत में, स्ट्रिंग की शुरुआत में हम कुछ भी लगाएंगे तो उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। स्ट्रिंग के लास्ट में अगर कुछ लगाएंगे उसे बोलेंगे सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे? एफ। एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। एफ का मतलब क्या है? इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट कर रहे हैं का मतलब है इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को लेकर आ रहे हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशंस को लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आएंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां पर आपको वेरिएबल कंसीडर करना था उसको आप कहाँ लिखेंगे? करली ब्रेसेस के अंदर। क्या लिखेंगे? करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वेरिएबल कंसीडर होगा, लेकिन वो तभी होगा जब स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जहां जहां पर वेरिएबल मानना है बस उसको क्या लिख दो? करली ब्रेसेस में लिख। अब जो जो करली ब्रेसेस में लिखा है वो करेक्टर नहीं है, अब वो या तो वेरिएबल है या एक्सप्रेशन। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो वेरिएबल आप मान रहे हैं तो उस नाम का वेरिएबल प्रोग्राम में डिफाइन होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब सही है। एडिशन ऑफ 3 एंड 4 7, फिर से रन कराया। एडिशन ऑफ 43 एंड 54 97। अब मैं कुछ गलत करता हूँ, मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, सी नाम से वेरिएबल ही नहीं है। क्या आ गया? सी इज नॉट। अब सी करेक्टर नहीं माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है? वेरिएबल। तो जो भी आप एफ स्ट्रिंग के साथ लिखते हैं उसके लिए प्रीफिक्स में एफ लगाना है। उसके बाद स्ट्रिंग में जहां भी वेरिएबल यूज करना है करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। सेम कोई एक्सप्रेशन लिखना है करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, बाकी सब करेक्टर माने जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यही है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने के लिए पाइथन में सी वाला स्टाइल भी चलता है। अगर किसी को सी लैंग्वेज आती है तो सी वाली स्टाइल में भी फॉर्मेटिंग कर सकता है। जिसको नहीं आती है उसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यही पढ़ेगा। लेकिन जो लोग सी लैंग्वेज पढ़कर आते हैं सिर्फ उनके लिए ये बात रखी गई है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। तो सी में अगर मुझे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना होता है
तो जहां पर भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन लगाने हैं वहां पर हम परसेंटेज के साथ क्या लगाते हैं, एक करेक्टर लगाते हैं। जैसे इंटीजर लाना है तो परसेंटेज डी, फ्लोट लाना है तो परसेंटेज है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इंटीजर, तो परसेंटेज डी। और यहाँ भी क्या चाहिए, इंटीजर, परसेंटेज डी। और यहाँ भी क्या चाहिए, जो सम आएगा वो भी इंटीजर होगा, परसेंटेज डी। अब ये सब क्या कहलाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब इन फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर वेरिएबल और इनके एक्सप्रेशन कहाँ से आएंगे, तो इस स्ट्रिंग के सफिक्स में, प्रीफिक्स में नहीं, सफिक्स में क्या लगाएंगे, मॉडुलस सिंबल यानी परसेंटेज सिंबल। और ब्रैकेट में आप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करने के वेरिएबल लिख दीजिए। तो पहले वाले को ए से रिप्लेस करना है, दूसरे वाले को बी से रिप्लेस करना है, तीसरे वाले को ए प्लस बी से तो ये कुछ सी स्टाइल जैसा तरीका है। मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला, क्योंकि आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। अगर फ्लोटिंग नंबर हुआ तो आपको यहाँ एफ लगाना पड़ेगा ऐसे कर। अब ये फ्लोट में आएगा, स्ट्रिंग हुआ तो आपको यहाँ एफ लगाना पड़ेगा। तो आपको ये रटना पड़ेगा कि किसके लिए क्या होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली वो वेरिएबल ही लिख देना। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बाद अगला आता है स्ट्रिंग रिपीटेशन। स्ट्रिंग रिपीटेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मैंने लिख दिया इंडिया। अब मैं इस स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है। किसी भी स्ट्रिंग को आप एस्ट्रिक सिंबल के साथ रिपीट कर सकते। तो यहाँ एस्ट्रिक का मतलब अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। स्ट्रिंग के साथ जब एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिपीटेशन करना। तो अब आप बताइए, एस नाम की स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, हमने कहा 3 टाइम। तो अब क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीट होकर आपके पास आ जाएंगे। एक, दो, आपने कहा मुझे 10 बार रिपीट करना है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि आप ऑर्डर बदल सकते हैं। आप पहले नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें। लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। अब आप बोलोगे मुझे 3.5 बार रिपीट करना है, तो 3 बार पूरा रिपीट होगा, चौथी बार में आधा रिपीट होगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं, एरर आ जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर आ जाएगी, एरर। तो ये नहीं चलेगा। तो स्ट्रिंग का रिपीटेशन कितनी बार करना है ये इंटीजर में ही आप बता पाएंगे। और अगर आपने दिमाग लगा के इसको माइनस कर दिया, क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है, इंटीजर से पॉजिटिव भी नहीं होते, इंटीजर नेगेटिव भी होता है। तो -3 एक वैलिड इंटीजर है। तो अगर आप किसी माइनस नंबर से रिपीटेशन करेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग बनकर आएगी, और ये माना जाएगा कि आप 0 रिपीटेशन करना चाहते हैं। तो नेगेटिव नंबर के साथ अगर आप स्ट्रिंग का रिपीटेशन करते हैं तो 0 रिपीटेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है और कुछ भी रिपीट नहीं होता। तो ये और ये बराबर है। आप खुद से 0 लिखेंगे तब भी यही है, नेगेटिव लिखेंगे तब भी वो 0 के बराबर माना जाएगा। अब आपने कहा सर एक एस नाम की स्ट्रिंग और एक के नाम की स्ट्रिंग है। अब आपने क्या करा, इन दोनों की रिपीटेशन ऐसे कर दी, एस मल्टीप्लाई के।
तो स्ट्रिंग के साथ जब रिपीटेशन होता है तो एक इंटीजर लिखना अलाउड है, फ्लोट लिखना अलाउड नहीं है, स्ट्रिंग लिखना भी अलाउड नहीं है। तो स्ट्रिंग के साथ इसका यूज नहीं कर सकते, कर दिया तो एरर आएगी। तो एक स्ट्रिंग का रिपीटेशन एक इंटीजर के साथ ही बताया जा सकता है, फ्लोट के साथ नहीं, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ नहीं। ठीक है? ये भी क्या जाएगी हमारी। जितनी बार स्ट्रिंग पर कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, मेमोरी में नई कॉपी बन रही होगी। सिंगल स्ट्रिंग बन रही है ना, अलग अलग लाइन कैसे होगा। रिपीट होने के बाद जैसे 3 बार इंडिया लिखा गया, तो 3 बार इंडिया जो मेमोरी में आया होगा वो एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आया होगा, तो वो एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो वो एक ही लाइन में आएगी, मल्टी लाइन में कैसे आएगी। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन आप जानते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है मुझे। अगर दो स्प्रिंग के बीच में प्लस लगा दिया जाए, प्लस, तो ये क्या हो जाता है, इन दोनों स्प्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। ये हमने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करना। कॉन्कैट मतलब मर्ज होगा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, तो अपने आप से प्लस दो स्प्रिंग के बीच में स्पेस नहीं देता। आप सोचो, स्प्रिंग के साथ पहले स्पेस को कॉन्कैट करो, अब जो रिजल्ट आया वो इंडिया स्पेस हो गया। अब जो रिजल्ट आया उसके साथ कॉन्कैट कर दो के लिए। सेपरेटर तब चलेगा जब मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट हो। रिपीट होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक ही स्ट्रिंग आती है, और प्रिंट पर वो एक ही स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। अब मान लो मैं सेपरेटर लगा भी दूं तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सेपरेटर के लिए एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए प्रिंट में। तो आप लॉजिक सोच सकते हैं कि जब आप रिपीटेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर कुछ होना चाहिए। जैसे अगर मैं फील देना चाहता हूँ कि सर बीच में स्पेस आ जाए, तो खुद से स्पेस दे दो ना ऐसे करके। अब जो स्ट्रिंग है उसी में स्पेस था, जब रिपीट होगी तो उसी के अकॉर्डिंग रिपीट होगी। अब आप कह रहे हो नहीं सर मैं तो न्यू लाइन पे चाहता हूँ, तो ये देखो ये सब आपका लॉजिक है, पाइथन की तरफ से कोई तरीका नहीं है। लास्ट में स्लैश एन लगा दो, अपने आप रिपीट होगा, न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन। तो इस तरह से ये ट्रिक है जो आप सीखते हैं, और जो रह गया, जो नहीं हो पाया, सीधे सीधे जो हमारे मेथड थे, तो जो था उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपना लॉजिक बना सकते। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। क्रिएटिविटी अपने आप नहीं आती, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं किसी चीज के ऊपर तब आती है। काफी, तो काफी लेक्चर हो गए इसमें। आप मान के चलिए अगर टोटल सिर्फ क्लास क्लास की बात करूं तो मुझे लगता है 8 से 10 रिकॉर्डिंग हो गई होंगी, 8 से 10 क्लास हो गई होंगी, लगभग 15 से 20 घंटे की क्लास निकल गई। आप देखिए मेरी तरफ से तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देकर कवर कर सकते हैं तो ठीक है। इससे पहले फंडामेंटल जो जीरो लेवल का होता है पूरा हो चुका है। जैसे कंडीशन क्या होती हैं, लूपिंग क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी प्रोग्राम के लिए, वो सारा हो चुका है। तो लगभग 20 घंटे की क्लास आपकी निकल गई है अगर मैं इन 4 टॉपिक की बात करूँ।
क्लासरूम में जो भी मटेरियल अवेलेबल है मैं फिर से बता देता हूँ, आप उसे कैसे डाउनलोड करते हैं। आपका ये क्लास का लिंक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको जो दिया, मान लीजिए ये आपको 21 अगस्त के एक प्रोग्राम दिए, तो किसी भी प्रोग्राम को व्यू मटेरियल पर जाएंगे, जिसको डाउनलोड करना उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 3 डॉट आएंगे राइट में, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू विंडो। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है। मोबाइल पर शायद नहीं आता, सिस्टम के ब्राउजर पे आता है, मोबाइल का नहीं पता मुझे। सेम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। चलिए वापस आइए जहाँ हम थे, स्प्रिंग का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो स्प्रिंग का जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा है जो बाकी टॉपिक में भी हमारा यूज होता है। पढ़ हम स्प्रिंग के साथ रहेंगे, ठीक है, लेकिन यूज इसका आगे के टॉपिक में भी है, और उसका नाम है हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये टॉपिक स्ट्रिंग के अलावा और कहाँ का मिलेगा? लिस्ट में मिलेगा, टपल में मिलेगा, एरे के अंदर मिलेगा, डेटा फ्रेम के अंदर मिलेगा, और भी टॉपिक्स हैं जिसमें ये आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज वे में आप पढ़ सकते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ स्ट्रिंग में ही मिलेगा, अब ये जो टॉपिक है ये कई जगह मिलेगा। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है मेरे पास और यहाँ लिखा मैंने पाइप। मैं इस स्ट्रिंग के किसी इंडिविजुअल करेक्टर पे काम करना चाहता हूँ। अभी तक जितने भी मेथड मुझे पढ़ाए गए हैं वो होल स्ट्रिंग पर काम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर करेक्टर पे कोई ऑपरेशन करूँ। लाइक मैं सिर्फ टी को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या मुझे टी को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या मुझे सिर्फ टी को फैच करके प्रिंट करना है, पूरी स्ट्रिंग नहीं करनी है। तो इंडिविजुअल करेक्टर्स पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज होता है। अब इंडेक्सिंग को सीखने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग को कैसे स्टोर किया जाता है। तो जितने भी करेक्टर होते हैं सबको अलग अलग एक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। तो एक स्ट्रिंग में अगर मेरे पास अभी जो स्ट्रिंग है उसमें 1 2 3 4 5 6 6 करेक्टर हैं, तो इंटरनली 6 मेमोरी ब्लॉक्स हमारे यूज किए गए होंगे। लेकिन वो सारे के सारे मेमोरी ब्लॉक कैसे होंगे? कंटिन्यूअस मेमोरी में होंगे, एक के बाद एक के बाद एक होंगे। तो उसका पिक्चराइजेशन देखो। ये मान लीजिए पी का मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ पी रहेगा, उसके बराबर वाले ब्लॉक में उसके एडजेसेंट ब्लॉक में वाई रहेगा, उसके एडजेसेंट में टी रहेगा, एच ओ एन। अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में ये लोग रहते हैं, है ना। अब इन मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है, वो एड्रेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हर मेमोरी ब्लॉक का क्या दिया गया? एक इंडेक्स दिया गया। पी का जो सबसे पहला करेक्टर है उसका इंडेक्स हो गया 0, उससे अगले वाले का हो गया 1। इट इज लाइक मेमोरी लोकेशन 2 3 4 5। और दूसरी तरफ से भी इंडेक्स दिया गया, लास्ट से इंडेक्सिंग देनी शुरू करी -1
-2, -3, -4, -5, -6। अब आप किसी स्ट्रिंग के पर्टिकुलर करेक्टर को इंडेक्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे टी चाहिए, तो टी का इंडेक्स क्या है, 2 भी है और -4 भी है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे, स्ट्रिंग को लिखेंगे और स्ट्रिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को हम इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में हम इस स्ट्रिंग का, जो हमने प्रीफिक्स में लिखी हुई है, इसका इंडेक्स बताएंगे 2। इसका मतलब है स्ट्रिंग एस के सेकंड इंडेक्स का करेक्टर मुझे मिलेगा और मैंने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, मैंने उसे सीधा प्रिंट कर दिया। तो सर ऐसे हम -4 से भी करा सकते, हमने कहा आप -4 से भी करा सकते, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कब कौन सा इंडेक्स यूज करना चाहिए, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। लेकिन एक क्लू मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मुझे नहीं पता उसमें कितने करेक्टर हैं, मुझे उस स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर ला कर दो। कैसे ला कर दोगे, स्ट्रिंग में कितने करेक्टर है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता होगी, आखिरी करेक्टर, हर करेक्टर के 2 इंडेक्स होते हैं, तो आखिरी करेक्टर का एक इंडेक्स जरूर होगा। क्या होगा वो, -1। तो अगर मुझसे कोई बोले कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता, उसका आखिरी करेक्टर ला कर दो, आंख बंद करके -1 पे क्या है बोला था, आखिरी करेक्टर ही होगा। अब अगर कोई मुझसे बोले कि किसी स्ट्रिंग का सबसे पहला करेक्टर दो, तो माइनस के हिसाब लगाऊंगा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, मैं हिसाब अब 0 वाला लगाऊंगा, तो सबसे पहला करेक्टर कहाँ मिलेगा मुझे, 0 पर। कोई मुझसे बोलेगा सेकंड लास्ट करेक्टर ला कर दो, फटाफट से दिमाग कैलकुलेट करके -2। अगर मैं अगर ये नहीं होती व्यवस्था, सिर्फ 0 वाली ही होती तो हिसाब लगा रहा होता अभी। मुझे किसी ने कहा शुरू का सेकंड करेक्टर ला कर दो, फन। तो इस तरह से क्विकली हम लोग स्ट्रिंग के इंडिविजुअल करेक्टर पे काम करते हैं। तो शुरू से अगर कुछ करना है तो 0 वाले इंडेक्स से शुरू करते हुए सोचिए, लास्ट से कुछ करना है तो माइनस वाले इंडेक्स के बारे में सोचिए, आप फास्ट कोड बना पाएंगे। बस यही है और कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज माइनस वाले इंडेक्स देती भी नहीं है, ये फैसिलिटी सिर्फ पाइथन में पाई जाती है। ना सी में है, ना C++ में, ना जावा में, ना .NET में, कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए। अब जब आप स्ट्रिंग इंडेक्सिंग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि जो मनाएगा वो मत लिख देना। बताओ इस स्ट्रिंग के 8th इंडेक्स पर कौन है, कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब है एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सर उल्टा, मुझे करेक्टर पता है, ये बता दो उसका इंडेक्स क्या है। अभी आपको इंडेक्स पता है और उस इंडेक्स पर करेक्टर क्या है ये पूछ रहे हो। अब आप कह रहे हो सर मुझे करेक्टर पता है, मुझे बताओ उसका इंडेक्स क्या है। जैसे मुझे टी का इंडेक्स बताओ क्या है, तो स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स, जैसा नाम वैसा ही काम। इंडेक्स मेथड क्या करता है, आपसे पूछता है करेक्टर और इसका इंडेक्स लाकर दे देगा। अब क्वेश्चन है कि सर इसके 2 इंडेक्स हैं, हर करेक्टर के 2 इंडेक्स, तो इंडेक्स मेथड जो करेक्टर हमसे पूछ रहा है उसका कौन सा वाला इंडेक्स ला कर देगा, तो पॉजिटिव इंडेक्स ला कर देगा जो 0 से शुरू होता है, क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्सिंग यही मानी जाती है। क्या इसका आंसर आना चाहिए, और अगर आपने किसी ऐसे करेक्टर का इंडेक्स पूछ लिया जो है ही नहीं, तो नॉट फाउंड, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड एरर आ जाएगी। तो सिंगल करेक्टर को भी क्या मानता है वो, सब स्ट्रिंग ही मानता है।
इंडेक्सिंग दो तरह से हमने पढ़ी। पहला, हमारा इंडेक्स किसी भी करेक्टर का 0 से स्टार्ट होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ से आते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ आते हैं तो -1 से स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा, इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके किसी भी करेक्टर को आप निकाल सकते हैं जिसका इंडेक्स आप बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमने सीखा, किसी करेक्टर को आप जानते हैं और उसका इंडेक्स पूछना चाहते हैं तो इंडेक्स मेथड लगाकर इंडेक्स पूछ सकते हैं। इंडेक्स मेथड अगर वो करेक्टर नहीं है तो एरर दे देगा, और अगर है तो उसका जो पॉजिटिव वाला इंडेक्स है वो देगा। ए बी ए बी ए बी ए बी ए। अब मुझे एस डॉट इंडेक्स लाना है बी का। तो अब हम ऐसी स्ट्रिंग जिसमें जिस करेक्टर का इंडेक्स हम ढूंढ रहे हैं वो करेक्टर कई बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 बार आया है, और हर बार अलग अलग पोजीशन पे है। ये 0 1 पर है, 2 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है। तो इंडेक्स मेथड कहता है कि जो सबसे लोएस्ट इंडेक्स होगा वो मैं ला कर दूंगा, या जो सबसे पहली बार अकरेंस इसकी हुई है वो किस इंडेक्स पर हुई है वो ला कर दूंगा। तो क्या ला कर देगा फिर मुझे ये, और सबसे आखिरी बार ये कब आया है, अगर आपको ये चाहिए तो एक और मेथड है आर इंडेक्स। सबसे राइट अकरेंस स्ट्रिंग में इस करेक्टर की सबसे लास्ट अकरेंस या सबसे राइट अकरेंस कौन सी है, 7 पर है, वो ला कर देगा। बीच के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं, या तो इंडेक्स है या आर इंडेक्स है। इंडेक्स क्या देगा, सबसे लेफ्ट अकरेंस ला कर देगा, और आर इंडेक्स सबसे राइट अकरेंस ला कर देगा। और अगर वो एक ही है, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया के, और के बारे में पूछूं तो के में दोनों का आंसर एक ही आएगा, क्योंकि यही राइट है यही लेफ्ट है, सब एक ही है। अब अगला कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या है समझ में आ गई। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग के पीस बनाना, जैसे स्लाइस करते हैं ना, है ना, खीरे के स्लाइस बना दो, टमाटर के स्लाइस बना दो, पीसेस बना दो अलग अलग। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। एक स्ट्रिंग का एक पीस बना दो, मतलब एक पोर्शन बाहर निकालना है। आसान भाषा में स्लाइसिंग मतलब होता है सब स्ट्रिंग निकालना, एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को निकालना। तो अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालने के लिए स्लाइसिंग होती है। उसमें पहले स्ट्रिंग का नाम आएगा, जो भी स्ट्रिंग आपकी है, इंडेक्स ऑपरेटर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें 3 बात बताते हैं। पहली बात स्टार्ट, दूसरी बात एंड, और तीसरी बात स्टेप। ये एक जनरल सिंटैक्स हो गया, अभी मैं इसको कमेंट कर दूँ। तो मान लीजिए मैंने लिखा 1, कि मुझे इस स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग स्लाइस करनी है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, दैट इज बाई। उसके बाद तीसरा वाला आप पढ़िए, मैंने कर दिया 2। इसका मतलब 2 कदम आगे बढ़ने हैं, बाई से शुरू करना है, 2 कदम आगे बढ़ेंगे। 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो टी पर जाएंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो एच पर जाएंगे। तो मुझे कहाँ जाना है, स्टेप की वैल्यू 2 लेनी है।
ये 2 स्टेप हो गए। तो वाई के बाद कौन आएगा अगला, एच। अब एच के बाद फिर अब जितने भी आगे बढ़ेंगे हर बार 2 स्टेप ही आगे बढ़ेंगे। क्या कर दिया आपने, फिर और होते तो और आगे बढ़ते। अच्छा मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। तो अब जो सब स्ट्रिंग बनी वो कौन कौन सी बनी, एक तो वाई, एच, और कौन आया, एन। अब होता यह है कि जो स्टार्टिंग में लिखा है ये तो इंक्लूसिव होता है, यानी कि सब स्ट्रिंग में आएगा, लेकिन जो एंड इंडेक्स का करेक्टर होता है ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब ये हमारा सब स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं होगा। तो फिर इसको हटा दें। अब क्या बचा, फिर स्लाइसिंग के बाद सब स्ट्रिंग क्या बची मेरी, वाई, एच। प्रैक्टिस और करिए क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिस से अच्छा आ जाता है। अब बताइए, पी टी ओ, सही बताया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मैं ऐसे कर दूं, वाई से शुरू होगा और एच तक जाएगा, एक एक स्टेप आगे चलेंगे, वाई टी एच, 4 वाला एक्सक्लूसिव होगा। अच्छा अब ये बताइए स्लाइसिंग में क्या सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स ही यूज कर सकते, हमने कहा नहीं, कोई सा लगा दो, जैसे जहां पर 1 इंडेक्स यूज हो रहा है 1 की जगह पर क्या और यूज कर सकते हैं आप, 1 का अल्टरनेट क्या है, -5, और 4 का अल्टरनेट क्या है, -2। अभी भी सेम आउटपुट आएगा सर, एक पॉजिटिव इंडेक्स एक नेगेटिव इंडेक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखिए -5 से आप ऐसे देखो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, सबका मतलब एक ही है। आपको डायरेक्शन देखनी है, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता। तो -5 से 2, -5 से 2 ये गलत हो जाएगा, -5 से 4, तो -5 से 4 या 1 से हमारा -2, ये एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। अच्छा सर ये जो स्लाइसिंग आप बता रहे हैं ये आगे की तरफ होगी, उल्टी नहीं हो सकती पीछे की तरफ, मैं पीछे से स्लाइस करना चाहता हूँ स्प्रिंग को, आगे से नहीं करना चाहता, कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको स्टेप क्या रखना होगा, नेगेटिव। जो स्टेप है ये आपको क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। -5 से 2 में जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, बस भाई आएगा बस, और कुछ आएगा ही नहीं। तो -5 से 4 जा रहा है ना इसलिए, चल वो भी चलेंगे अभी देखेंगे। अब अच्छा जैसे इन्होंने जो बोला वो देखो, -5 से 2 और ये 1, तो -5 पर कौन है भाई, 2 कौन सा होगा, एक्सक्लूसिव होगा, ये शामिल होगा ही नहीं, अकेला भाई बचा बस, अब टी तो आएगा नहीं। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा था वो क्या है, वो देखो, मैंने शुरू करा 5 से और मैं गया 0 पर और स्टेप माइनस। अगर आप इधर जाते हो स्लाइसिंग करने के लिए तो पॉजिटिव स्टेप आपको लेने हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेप लेते हैं
फॉरवर्ड स्लाइसिंग होती है। और अगर आप नेगेटिव स्टेप लेते हैं तो रिवर्स स्लाइसिंग। कहाँ से शुरू करेंगे वो आप देखो। तो मैंने इसमें कहाँ से शुरू करा है, 5। 5 पर कौन है, ये एन। और मैं एक एक कदम पीछे, माइनस का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन, 1 का मतलब है कितने कदम। तो साइन बताता है डायरेक्शन, आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो माइनस मतलब पीछे जाना है। कितने कदम पीछे जाना है, कितने कितने कदम पीछे जाना है, वो इसकी वैल्यू, एक एक कदम पीछे जाना है। तो कहाँ तक जाना है, 0 तक। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया। अब 0 पर नहीं जाएंगे क्योंकि 0 एक्सक्लूसिव होगा। तो क्या आएगा इसका, NOH अच्छा बताओ इसकी स्लाइसिंग क्या होगी। क्या आएगी, PYTHO। ठीक है। अब मान लीजिए मैं स्टेप नहीं बताता। तो अगर मैं स्टेप नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वो +1, प्लस वाला 1 माना जाएगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा, YTHO। जब आप स्टेप नहीं बताना चाहते तो दूसरा वाला कॉलॉन भी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब वही है जो इससे पहले वाली लाइन का मतलब। तो जब स्टेप नहीं बताया जाए तो जो सेकंड कॉलॉन है उसको आप स्किप कर सकते हैं, एक ही बात। दोनों ही केस में स्टेप 1 माना जाएगा। अब खेल आता है जहां पर इंटरव्यू में बहुत चांस होते हैं बाहर हो जाने के हमारे। मैंने स्टेप दे रखा है, मान लीजिए 1। मैंने एंड नहीं बताया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज केस है और बहुत ज्यादा चांस है कि इंटरव्यू के अंदर ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा। सामने वाला मान के चलेगा इतना आपको आता है, यहाँ फंसाएगा आपको। यहाँ पर क्या नहीं लिखा है आपने, एंड। अब जब एंड नहीं लिखते हैं तो इसकी डिफॉल्ट होती है वैल्यू, लेकिन वो क्या होती है वो ट्रिकी है, समझते हैं। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो एंड का मतलब होता है लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट करेक्टर तक, लास्ट करेक्टर भी क्या होगा, इंक्लूसिव होगा अगर एंड नहीं लिखा होता है। और अगर लिखा होता है तो एक्सक्लूसिव है, और नहीं लिखा हुआ है तो लास्ट करेक्टर तक इंक्लूसिव होगा। लास्ट करेक्टर कौन सा, स्टेप पॉजिटिव है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्लाइसिंग क्या रिजल्ट क्या आएगा, THON, एन भी आएगा। ठीक है। जब एंड ना लिखा हो तो लास्ट करेक्टर भी शामिल होता है। और कहाँ तक हमारी स्लाइसिंग होगी, लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होगी। किस डायरेक्शन के लास्ट करेक्टर तक, पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब एंड ना लिखा हो और स्टेप माइनस हो तो भी लास्ट करेक्टर तक स्लाइसिंग होती है, लेकिन इस बार डायरेक्शन बदल गई। इस बार डायरेक्शन किधर जाएगी हमारी, रिवर्स की तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, TYP। तो इसका आंसर होगा TYP। इसका आंसर होगा THON। दोनों का एंड अलग अलग है
दोनों में कॉमन पैटर्न ये है कि दोनों का एंड लास्ट कैरेक्टर तक होता है। सिर्फ लास्ट कैरेक्टर किस डायरेक्शन का होगा वो स्टेप से पता चलेगा। स्टेप पॉजिटिव होने पर लास्ट कैरेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन का माना जाएगा, स्टेप नेगेटिव होने पर लास्ट कैरेक्टर रिवर्स डायरेक्शन का माना जाएगा। तो एंड यूनिवर्सल नहीं होता कि एक ही रहेगा हमेशा, स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, THON THON TYP TY। इसी तरह से स्टार्ट का भी खेल होता है। मैंने एंड बता दिया लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं बताया। 100 में से क्या 1000 में से 999 लोगों को जिन्होंने पाइथन कहीं पढ़ रखी होती है यही पता होता है कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू जब नहीं होगी तो क्या दी जाएगी, 0। क्योंकि ऐसा हमने फॉर लूप के रेंज में पढ़ा था, लेकिन वो बात यहाँ नहीं अप्लाई होती। स्टार्ट की वैल्यू 0 तब होती है जब स्टेप पॉजिटिव हो। अगर स्टेप पॉजिटिव नहीं है और स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर स्टार्ट नहीं है, स्टेप क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या मान होगे, 0। यहाँ भी स्टार्ट नहीं है लेकिन स्टेप क्या है इसमें, नेगेटिव। कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव वो नहीं देखना है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखना है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट क्या मानोगे, -। तो पहले इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, PYT। एंड लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका आंसर क्या दोगे, NO। बस दो ही, क्योंकि 3 पर आएंगे तो हमारा एक्सक्लूसिव है NO। इसका आंसर आएगा NO, इसका आंसर आएगा PY। तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 नहीं होती, स्लाइसिंग में रेंज में हमेशा होगी, मैं नहीं बताऊंगा तो। स्लाइसिंग में नहीं होती हमेशा 0, डिपेंड करेगा स्टेप क्या। 4 बातें हैं, फिर समझ लीजिए। ये 4 बातें हमें ये बता रही हैं कि क्या होगा अगर स्लाइसिंग में एंड और स्टार्ट ना लिखा गया हो। तो अगर एंड नहीं लिखा गया है तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू अप टू लास्ट करेक्टर होती है। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो अप टू लास्ट करेक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर स्टेप नेगेटिव है तो अप टू लास्ट करेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में होती है। अगर स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी अगर स्टेप पॉजिटिव, और अगर स्टेप नेगेटिव है तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होगी। अब मुझे इसका आंसर बताओ, ये क्या है, इससे क्या मिलेगा मुझे। तो जब मैंने स्टार्ट भी नहीं लिखा है एंड भी नहीं लिखा है तो इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब वो कहाँ से आएगी, स्टेप। स्टेप क्या है, नेगेटिव। बताओ पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 शुरू करेंगे और एंड कहाँ तक जाएंगे, लास्ट तक। लास्ट किस डायरेक्शन के लास्ट में, रिवर्स में, क्योंकि स्टेप नेगेटिव है। तो फिर अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, NOHTYP। रट लो चाहे समझ लो, रिवर्स स्ट्रिंग निकालने का शॉर्टकट है। किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स करना हो तो यही कर देना है, रिवर्स ही तो आ गई। अब चाहे रट जाओ इसे एग्जाम में चाहे समझ लो, समझना आसान है, सब कुछ पता है, क्योंकि ये एग्जाम में आता जरूर है। किसी भी इंटरव्यू के प्रोसेस में जरूर पूछेंगे कि रिवर्स स्लाइसिंग का कोड बताओ क्या होता है, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, प्रोजेक्ट बनाते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ती है।
अब कुछ ऐसे केस हैं जो अगर आपने पहले से नहीं पढ़े हैं तो आप कभी भी उनका सही आंसर इंटरव्यू में नहीं दे पाएंगे। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपने कितनी भी प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन अगर वो केस आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं पहले से, तो उनका सही आंसर आप कभी नहीं दे पाएंगे। तो वो कौन से केस हैं, देख। पहला केस, स्टेप कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप स्टेप जीरो कर देंगे तो एरर आ जाएगी, सीधा सीधा एरर। स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी जीरो। दूसरा केस, वन कॉलन फाइव कॉलन -1। अगर आप स्लाइसिंग का स्टेप देखते हैं तो वो आपका सिग्नल जा रहा है रिवर्स स्लाइसिंग की, कि भाई आपको रिवर्स स्लाइसिंग करनी है। लेकिन अगर हम स्टार्ट और एंड को देखें तो हम शुरू करेंगे 1 से और खत्म कहाँ करेंगे हम, 5 पर। तो रिवर्स में जब जाएंगे तो रिवर्स में 5 तो मिलेगा ही नहीं, फिर रिवर्स में 5 तो मिलेगा ही नहीं हमारे लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपका स्टेप जिस डायरेक्शन में स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड नहीं लिखे हुए हैं, वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ बात कर रहे हैं, तो इस केस में एरर ना आकर एम्प्टी स्लाइसिंग होती है। तो जो स्प्रिंग बनकर आएगी वो एम्प्टी स्प्रिंग होगी। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 4:-6:1। शुरू कर रहे हैं 4 से और कहाँ जा रहे हैं, -6 की तरफ। तो 4 to -6 जाने पर हम रिवर्स स्लाइसिंग करने की बात कर रहे हैं। और रिवर्स स्लाइसिंग तब होती है जब स्टेप कैसा हो, नेगेटिव हो। यहाँ पर स्टेप आपने क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आएगा, एम्प्टी स्लाइसिंग। एम्प्टी स्लाइसिंग, ठीक है। किसी भी स्प्रिंग की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, मुझे पता करना है इसमें कितने करेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे काउंट नहीं करने हैं। तो पाइथन में लेन नाम का फंक्शन है, लेन फंक्शन है, मेथड नहीं है। इसका मतलब है कि ये और भी टाइप पर चलता होगा, सिर्फ स्प्रिंग के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और भी टाइप होंगे जिन पर ये चलेगा। लेन फंक्शन में स्प्रिंग पास कर देंगे तो इससे क्या होगा, स्प्रिंग के कितने करेक्टर हैं स्प्रिंग के पास वो सब आ जाएंगे। करेक्टर, सिर्फ लेटर नहीं, स्पेस भी काउंट करेगा, सिंबल आएगा तो भी काउंट करेगा। पाइथन इज ए सिंपल लैंग्वेज, स्पेस एट स्पेस 2022। तो क्या इनकी गिनती नहीं लाएगा, ये तो सब गिनेगा। ये ले जाओ, कब भैया कपड़ा मार देना। पानी। 34 करेक्टर है इस स्प्रिंग के अंदर। कभी आपसे ये पूछे इसमें ए कितनी बार आया, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है 34 करेक्टर, इसमें ए करेक्टर कितनी बार आया,
तो स्प्रिंग के ऊपर एक मेथड है जिसका नाम है काउंट। काउंट मेथड में आप क्या पास करेंगे, काउंट मेथड में आप ए पास कर देंगे तो बताएगा इस स्ट्रिंग में ए की काउंटिंग कितनी है। 3 बार आया, 1 2 अब ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा, इस स्ट्रिंग में सिर्फ टी कैपिटल करना है, पूरी स्ट्रिंग कैपिटल नहीं करनी, सिर्फ टी करेक्टर को कैपिटल करना है। किस सेंस से, अगर ए कैपिटल हुआ तो काउंट नहीं करे, जैसा लिखोगे वैसा बना। पाइथन में टी कैपिटल होकर मुझे रिजल्ट चाहिए, पी वाई छोटा एच ओ एन छोटा, टी कैपिटल हो जाए। कैपिटलाइज रेडीमेड मेथड कोई सा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट वाले जो मेथड हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपना लॉजिक लगाकर उनका यूज करना है उन मेथड। अब मुझे सिर्फ इस वाले टी को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां टी आ रहा है उसको नहीं, वरना मैं रिप्लेस लगा देता हूँ, रिप्लेस सस्ता सॉल्यूशन था। लेकिन मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स के करेक्टर को ही मुझे कन्वर्ट करना है कैपिटल में, इस वाले टी को ही कन्वर्ट करना है मुझे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को तोड़ेंगे, फिर उसे जोड़ेंगे। तोड़ेंगे का मतलब स्लाइसिंग। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे स्लाइसिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, 0 से लेकर ये दोनों कैसे निकलेंगे, 0 से लेकर क्या लिखूं, 1 लिखूं 2 लिखूं, 2, और स्टेप नहीं लिखूंगा तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। प्लस अब इसका पर्टिकुलर करेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, 2, 0 1 2 पर ये होगा। अब ये कौन है अपने आप में, एक सिंगल करेक्टर आ गया, स्ट्रिंग टी आ गई। तो पाइथन में जो सिंगल करेक्टर है उसको भी सब स्ट्रिंग मानते हैं, और उस पर भी हम वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो किसी पूरी स्ट्रिंग पे कॉल करते हैं अपर। अब ये अपर किस पे चला, इस स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स करेक्टर पे चला। अब सोचो प्लस क्यों लगाया मैंने, ताकि ये और ये क्या हो जाए, दोनों कॉन्कैट हो जाए। अब कॉन्कैट होने के बाद अगर आप रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट क्या नजर आएगा आपको, पी वाई कैपिटल टी। अब सर आगे का चाहिए, क्या कर दो उसमें फिर प्लस कर दो। बताओ स्लाइसिंग क्या करूं कि एच से लेकर लास्ट तक चला जाऊं, एच से लेकर लास्ट तक स्लाइसिंग करनी है, क्या लिखूं, 3 कॉलन, बस खत्म, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप नहीं लिखेंगे तो +1 होगा, और एंड नहीं लिखेंगे तो +1 के हिसाब से एंड कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो अगर स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर करेक्टर पे ऑपरेशन करना है तो ये ट्रिक याद रख लो, पहले तोड़ना है स्लाइसिंग करके, और जिस करेक्टर पे पहुंचना है वहां पहुंचो, उस पर ऑपरेशन करो, और फिर उसको वापस से जोड़ दो, जितने टुकड़े करे थे सबको फिर मिला दो। मुझे
किसी भी स्प्रिंग के एक एक करेक्टर को अलग अलग करके प्रिंट करना है, एक एक करेक्टर को अलग अलग करके प्रिंट करना है। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है पाइथन, अब मुझसे कहा गया पी को प्रिंट करो, S(0) पी को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करो। अब मुझसे कहा गया इसी तरह से सबको करो, तो आप यहाँ 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे। तो हमसे कहा गया अगर आपको स्ट्रिंग के सारे करेक्टर एक एक करके फैच करने ही है तो इंडेक्सिंग पे जा सकते हो। एक और शॉर्टकट, एक और आसान तरीका, फॉर लूप स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को अपना फैच कर लेता है, इंडेक्सिंग बताने की जरूरत नहीं। तो फॉर आई इन एस, इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को आई में रखा जाएगा, तो लूप उतनी बार चलेगा जितने स्ट्रिंग के करेक्टर हैं। तो फॉर ईच एलिमेंट फॉर ईच करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एस लूप एग्जीक्यूट होगा और हर बार आई में करेक्टर आता जाएगा। तो अगर मैं आई को प्रिंट करा लूं तो हर बार आई में के करेक्टर आ गया हो। अब हर करेक्टर एक स्ट्रिंग ही है, मैं उस पर अपर मेथड कॉल कर सकता हूं। तो अगर आपको स्ट्रिंग के एक करेक्टर को अलग अलग करना है और सबको करना है तो सस्ता आसान तरीका फॉर लूप। और अगर आपको पर्टिकुलर करेक्टर को अलग निकालना हो तो इंडेक्सिंग करना ही है, इंडेक्स लगा के आप किसी भी करेक्टर के पास जा सकते हैं। अगर हम तो उसमें क्या पूरी स्ट्रिंग एक साथ कन्वर्ट अपर केस में हो गई, मुझे एक एक करेक्टर को पहले बाहर निकालना है और एक एक करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। चलिए, तो ये हमारा स्प्रिंग का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या जी? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट आप इस बात का ध्यान रखना, ऐसे सिलेबस लंबा जाएगा फिर हमारा, अभी हमारे पास आधा घंटा 20 मिनट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। फाइल में कंडीशन ट्रू लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इनफाइनाइट लूप चला रहे हो। फाइल में अगर आप ट्रू लिखोगे दैट मीन्स आप इनफाइनाइट कंडीशन चला रहे हो। ऐसे लूप को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और इसमें जो भी लिखोगे वो हमेशा चलता रहेगा। कंट्रोल सी से ब्रेक होगा, या प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक लगाओ। अब जैसे ही आपने कोई वेरिएबल ले लिया आई, वैल्यू बंद कर दी और यहाँ पर आई को +1 कर रहे हो। अब आपने कहा कि अगर आई की वैल्यू 10 हो जाए, 10 के बराबर हो जाए, तो मैं चाहता हूँ लूप को रोक दिया जाए, तो क्या लगा दिया? ब्रेक। तो ये मेरा अपना लॉजिक है, आपका लॉजिक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिसाइड होगा कि क्या करना है ना। अब ये लूप 10 बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार चला। 10वीं बार इंक्रीमेंट होकर फिर कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक। तो फाइल ट्रू का मतलब इनफाइनाइट लूप है, और अगर उसे रोकना है तो ब्रेक कीवर्ड से रोक सकते हो, लेकिन ब्रेक कीवर्ड कैसे लगाओगे? किसी कंडीशन के बेस पर लगाओ।
आई इक्वल टू आई प्लस वन करोगे तो ये भी एक ही बात है, दोनों एक ही है। वो शॉर्टकट है, ये थोड़ा प्रॉपर होगा, दोनों का मतलब एक ही। चलिए कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम 9 बजे।